गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नए एनिमल के बारे में, जो कि आपके कटल फिश के नाम से जाना जाता है। सीपिया या फिर कटल फिश, जिसको हम कहते हैं। समुद्री जंतु होता है ये, मैराइनस एनिमल है ये, और एकल प्रकार का होता है। मैराइनस है ये और सॉलिटरी नेचर रखता है, एकल जीवन व्यक्त करता है। लेकिन जब ये विश्राम करता है, रेस्टिंग स्टेज में इसे, विश्राम अवस्था में इसे समूह के रूप में या फिर कॉलोनी के रूप में देखा जा सकता है। जब ये समुद्री पेंदे की तरफ, तली की तरफ, या ऐसा वातावरण जहाँ पर ये अपने आप को किसी भी रूप में डिस्टर्ब न पाए, उस जगह पर ये विश्राम करता है। और विश्राम वाली अवस्था में इनको समूह में देखा जा सकता है। बाकी ये चाहे माइग्रेट करे या फिर भोजन ग्रहण करे या विचरण करे, नॉर्मल रूप में ये सॉलिटरी स्टेज में ही देखा जा सकता है। फाइलम, इसका क्लासिफिकेशन की बात हम करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल प्रकार का है। जैसे हम बात करें इसके फाइलम की, तो इसे सबसे सॉफ्ट कैटेगरी वाले जंतुओं के समूह में रखा गया है, जिसमें हम कहते हैं ये मोलस्का का एनिमल है। रीज़न ये है कि ये एकदम सॉफ्ट प्रकार का एनिमल है और इसकी जो त्वचा है वो मेंटल से बनी रहती है। जिस तरीके से आपने पढ़ा था पाइला के बारे में, तो उसी पाइला के समूह से ये सम्मिलित है। लेकिन इसे शामिल किया गया है, जो दूसरी इसकी क्लास है वो है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा, इनको सिफेलोपोड्स के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित हो रहा है, सिफेलो प्लस पोडा, तो इसका मतलब इसका जो सिफेलिक पार्ट होता है, सिफेलिक जो इसका रीजन होता है जिसमें हम कहते हैं, उसमें शामिल होता है हेड वाला रीजन, इसका सिर वाला भाग। तो सिर का भाग प्लस फुट, मतलब इसका जो हेड पार्ट होता है वहीं पर इसके फुट जो हैं वो देखे जाते हैं। सिर के ऊपर पैर, जिसको हम कहते हैं। और ये जो जंतु है अपने आप में विचित्र नेचर का होता है। जैसे हम बात करते हैं ये ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस भी इसी श्रेणी में शामिल है। बाह्य जो इनका शरीर है वो मेंटल से कवर्ड रहता है। अंदर का इसका जो अंतः भाग है उसमें आप कंकाल भी देख सकते हैं। एंडो स्केलेटन टाइप का इसका कंकाल होता है, और ये जो कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। इसका जो कंकाल है वो इस तरीके से मौजूद रहता है। जैसे आप ये फुट वाला पार्ट देखते हैं, वैसे ही फुट वाले पार्ट की तरह इसका जो अंत कंकाल है वो अंदर की तरफ धंसा रहता है। तो अंत कंकाल भी इन जंतुओं के अंदर देखा जाता है। और सिफेलोपोड्स के जो जंतु हैं उनके अंदर ये मुख के अंदर जो रेडुला है वो भी देखने को मिलता है। जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनके अंदर रेडुला प्रेजेंट होता है। रेडुला वह भाग जो कि भोजन को ग्रहण करवाने में मदद कर रहा है। ये क्या करता है, इसके अंदर जो टूथ पार्ट्स मौजूद होते हैं, रेडुला की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी पिछली जो अपनी कक्षाएं थी उनके अंदर। जब हम मोलस्का के और इन जंतुओं के बारे में स्टडी कर रहे थे तब आपको रेडुला के बारे में समझाया था कि रेडुला क्या करता है, भोजन को अंदर की तरफ, ये आरीनुमा सा एक्शन इनका चलता रहता है।
तो आरीनुमा जो पार्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो इसके ऊपर दांत मौजूद होते हैं, उनकी सहायता से ये भोजन को पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे कि भोजन कटते हुए आगे की तरफ पहुँचे। तो सेफेलोपोड्स में इसको रखा गया है। इसका क्लास जो है वो सेफेलोपोडा है। ऑर्डर है इसका डेकापोडा। ये भी आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इसके पॉड्स जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इसके जैसे फुट पार्ट मौजूद हैं, वो फुट पार्ट जो मौजूद हैं उनकी संख्या कितनी होती है। यहाँ पर इस ऑर्डर के मुताबिक इसके अंदर 10 फुट मौजूद होते हैं और इनकी जो पोजीशन है वो सिर के ऊपर की तरफ रहती है। आप अगर किसी शिपिया या कटलफिश के बारे में आप देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये इस तरीके का एनिमल है, जिसमें ये इसका हेड वाला पार्ट, ठीक है, और इस हेड वाले पार्ट की तरफ यहाँ पर इसके एक जोड़ी नेत्र मौजूद होते हैं और इसका जो ये शरीर का भाग है ये एक ढाल के रूप में मौजूद होता है। और ये जो पार्ट है इसका, ये क्या है, एक मेंटल के रूप में यहाँ पर जाना जा रहा है। और ये जो हेड पार्ट है इसका, इस हेड पार्ट के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से 4+4, मतलब ये इस तरीके से पुष्प की आकृति लिए हुए मौजूद होते हैं इसके फुट, जिसमें ये सकर्स युक्त होते हैं। जैसे अगर आप एक फुट पार्ट की आप इसकी बात करेंगे या इसकी आर्म्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ये इसके सकर्स मौजूद होते हैं। एडेसिव पेपिला जैसे होती हैं वो मौजूद होती हैं, जिनके कारण ये किसी भी शिकार को जब ये ग्रहण करना चाहे, भोजन ग्रहण करना चाहे, तो उसको ये आसानी से पकड़ करके मुख में डाल सके। तो ये इस तरीके की एक्शन रहती है, जिसमें आप देखते हैं ये जो इसके 10 डेकापोडा में इसमें शामिल है। तो यहाँ पर छोटी आर्म होती हैं, इनको हम यहाँ पर फुट न कह करके इनको हम क्या कहते हैं, आर्म्स या भुजाओं के नाम से इसको जानते हैं। ये जो भुजाएं हैं वो कितनी है, टोटल 10 हैं, लेकिन उसमें क्या होती हैं, 8 तो होती हैं छोटी, 8 छोटी भुजाएं। मतलब ये जो 4+4 इस तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं, ये तो क्या है, 8 छोटी भुजाएं हैं और 2 यहाँ पर क्या होती हैं, इस तरीके से मौजूद रहती हैं दोनों तरफ। एक जोड़ी यहाँ पर ये आर्म्स मौजूद होती हैं जो कि बड़ी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 तो बड़ी और 8 जो होती हैं वो छोटी आकृति की भुजाएं या आर्म्स यहाँ पर मौजूद रहती हैं। और ये जो आर्म्स हैं ये मूल रूप से क्या कार्य करती हैं, इनका जो कार्य है वो हम देखते हैं कि ये एक तरीके से इनके अंदर न केवल भोजन ग्रहण करवाने का, बल्कि भोजन को पकड़ करके अंदर की तरफ धकेलने का काम भी, जैसे ये 8 भुजाएं हैं, ये क्या करेंगी, इस तरीके से छितरी हुई अवस्था धारण कर लेंगी जब ये भोजन ग्रहण करती हैं उस वक्त। और जैसे ही यहाँ पर भोजन पकड़ में आएगा, उसको ये आर्म की सहायता से एकदम मुख के अंदर डाल देती हैं। और यहाँ पर इसके जैसे जो मुख वाला पार्ट है वो एक अपर्चर के रूप में यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। हम अभी इसमें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से एक्शन करता है भोजन ग्रहण करने के लिए और क्या इसमें मैकेनिज्म अपनाई जाती है भोजन ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो मुख वाला पार्ट है, इस मुख वाले पार्ट के अंदर ये भोजन को क्या कर देता है, धकेल देता है। तो इन भुजाओं का कार्य एक तो क्या है, भोजन ग्रहण करना, दूसरा क्या है, ये गमन में भी सहायक है, गमन में सहायक है। मतलब जब ये जल के अंदर तैरने की अवस्था धारण करता है, जब ये मूवमेंट करता है, तो ये जितनी भी भुजाएं हैं ये क्या करती हैं, पतवार के रूप में काम करती हैं, पेडल लाइक एक्शन ये करती हैं। और उन पेडल लाइक एक्शन के साथ क्या होता है कि ये आगे की तरफ बढ़ता रहता है। ये आप देख रहे हैं इसका ये डोर्सल व्यू है और ये एंटीरियर व्यू है। हमेशा ये क्या करता है, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर के रूप में ये गमन कर सकता है। तो गमन में ये तेज तैराक भी होता है। हम इसमें कहते हैं कि ये तैराक है, बहुत ही तेज गति से गमन करने वाला, मूवमेंट करने वाला जल के अंदर। और उस मूवमेंट में इसकी मदद करती हैं, एक तो इसका ढाल नुमा जो इसका शरीर है वो इसमें मदद करता है, प्लस ये जो आर्म्स होती हैं
इन आर्म से ये जो बड़ी भुजाएं हैं ये भी क्या करती हैं, बड़ी पतवार के रूप में काम करती हैं। इसके अलावा ये क्या करता है, जो इसका एनल अपर्चर है उसकी सहायता से और माउथ अपर्चर की सहायता से ये क्या करता है, एक तो पिचकारी छोड़ता है, मतलब ये जल की पिचकारी छोड़ता है। उस जल की पिचकारी की सहायता से इसमें क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे जेट विमान होता है उसमें जेट जैसे प्रेशर लगता है, उसी रूप में ये पिचकारी की सहायता से एक फोर्स क्रिएट करता है और उस फोर्स की सहायता से क्या करता है, फिर आगे की तरफ ये गमन कर लेता है, मूव कर लेता है। तो इसके मूवमेंट में न केवल इसका ये शारीरिक इसकी स्ट्रक्चर, बल्कि यहाँ पर मौजूद इसके जो आर्म्स हैं प्लस इसमें जो पिचकारी छोड़ने की जो क्षमता है, ये दोनों इसमें मदद करती है। ज़्यादातर इसे भूमध्य सागर में देखा जाता है, ये वहाँ पर तलहटी में या फिर जो छिछला जल है वहाँ पर ये देखा जा सकता है। और पूर्ण रूप से ये कैसा होता है, मैराइनस होता है, जल के अंदर, ये समुद्री जल के अंदर अपना जीवन यापन करता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का इसका कवच होता है, ठीक है। भुजाएं इसमें जो हैं टोटल 10 भुजाएं होती हैं, 8+2 जो अवस्था है स्टेज वो इसके अंदर मौजूद होती है। ये जो भुजाएं हैं इनके अंदर हम 8+2 स्टेज इसको हम कहेंगे, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर 8 छोटी भुजाएं और 2 बड़ी भुजाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। और भुजाओं के आधार पर ही इसका जो ऑर्डर है वो क्या रखा गया था, हमने डेकापोडा रखा था। जीनस जो इसका वो है कटल फिश, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सीपिया के नाम से जानते हैं, सीपिया में रखा गया है। तो इसका एक नॉर्मल और सिंपल प्रकार का क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में हमने शामिल किया है कि ये फाइलम मोलस्का और क्लास सेफेलोपोडा और ऑर्डर डेकापोडा और जीनस सीपिया के नाम से ये जाना जा रहा है। अब भोजन इसका क्या होता है उसकी हम बात करें तो ये कंप्लीट रूप से कैसा होता है, कार्निवोरस होता है, मांसाहारी प्रवृत्ति होती है इसकी। और इस मांसाहारी प्रवृत्ति के आधार पर हम ये कहेंगे कि ये क्या करता है, जो छोटी मछलियां हैं, स्मॉल फिशेज हैं, क्रैब्स हैं, ठीक है, लॉबस्टर्स हैं, और जलीय जैसे केकड़े हैं और श्रिम्प हैं, और कई जंतुओं के जैसे अंडे हैं और लार्वा हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। ज़्यादातर ये छोटी मछलियों को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और भोजन ग्रहण करने के लिए क्या करता है, आर्म्स में पकड़ करके उसके बाद में यहाँ पर इसके बीक मौजूद होती है, जैसे तोते की चोंच होती है उसी रूप में इसके जबड़े मौजूद होते हैं, जैसे ऑक्टोपस के अंदर मौजूद होते हैं। उल्टी जैसे आप देखते हैं तोते की जो चोंच होती है वो इस तरीके की होती है, इसके अंदर ये उल्टी बीक होती है इस तरीके से ऑक्टोपस में। तो ये आर्म्स की जो होती है उसी रूप में यहाँ पर मौजूद होती है। तो इन जबड़ों के एक्शन की सहायता से क्या करता है, जैसे आर्म्स की सहायता से अंदर की तरफ ये खींचेगा भोजन को, वहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा भोजन को, और फिर आगे धकेल दिया जाएगा और वो डाइजेशन का काम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम अपना करता रहेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये दुनिया के सबसे बड़े बहरूपीय के रूप में जाना जाता है। बहरूपीय से मतलब कि इसके अंदर एक तो लुमिनिसेंस कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब लुमिनिसेंस का गुण पाया जाता है, प्रॉपर्टी पाई जाती है। लुमिनिसेंस प्रॉपर्टी से मतलब इसमें जो चमक उत्पन्न करने की क्षमता है वो पाई जाती है, प्लस इसके अंदर रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। रंग बदलने की अपार क्षमता इसके अंदर देखने को मिलती है। इसी के आधार पर इसको हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरूपिया है ये है, और इसका साथी जो दूसरा है ऑक्टोपस, ये दोनों इसमें शामिल हैं। लेकिन ऑक्टोपस की तुलना में अगर आप देखेंगे सीपिया के अंदर, तो सीपिया तेज गति करते हुए, भाई ऑक्टोपस में क्या क्षमता है कि वो जहाँ भी है मौजूद उसी के आधार पर अपना रंग बदल सकता है। अगर वो जिस सरफेस पर है, सफ़ेद सरफेस पर है, तो अपना सफ़ेद रंग धारण कर लेगा। चट्टानी जो हैं
वहाँ चट्टानी सरफेस के आधार पर अपना ये रंग बदल लेगा। लेकिन इस जंतु के अंदर ये कैपेसिटी है कि ये गमन करते हुए, अगर मान लीजिए ये गमन कर रहा है, यहाँ से गमन कर रहा है, तो ये काला रंग धारण कर लेगा, और गमन के साथ ही अगर ये इस हरी सरफेस से गुजर रहा है तो ये हरा सरफेस धारण कर लेगा। अगर किसी नारंगी सरफेस से गुजर रहा है तो वो एकदम नारंगी सरफेस धारण कर लेगा। मतलब जैसे जैसे ये गमन करता है उसी रूप में, जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर के अंदर जिस तरीके का मूवमेंट होता है जो कलराइजेशन का, उसी रूप में इनके अंदर ये कलराइजेशन का गुण पाया जाता है। इसलिए अगर ये चट्टानी उभरी हुई सरफेस पर है तो इसका रंग भी आपको उभरी हुई सरफेस के जैसा ही दिखेगा। आपको लगेगा जैसे ये कोई पत्थर के कंकड़ पड़े हैं, कोई लकड़ी के अगर ये अगर कोई वहाँ पर टुकड़ा पड़ा है तो उस लकड़ी के टुकड़े के आधार पर भी ये अपना रंग बदल सकता है। तो इसके अंदर रंग बदलने की क्षमता जो है वो बहुत ही अपार होती है। और वो क्षमता इसके अंदर कौन डेवलप करती है? इसकी स्किन में मौजूद जो पिगमेंट सेल्स या फिर जो क्रोमेटोफोर सेल्स मौजूद होती हैं, उनके कारण ये अपना रंग जो है वो बदल सकता है। तो उसी आधार पर इसको हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बहरूपिया है। और नर तथा मादा जो हैं वो इस जंतु के अंदर अलग अलग रूपों में होते हैं, और इसका शरीर जो होता है मांसल चपटा होता है। अब हम इसमें आगे बात करेंगे कि ये जंतु किस तरीके की प्रॉपर्टी रखता है, कि इसके आधार पर इसको हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, उनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। ये जो जंतु है इसके अंदर क्या होता है, एक तो मेंटल कैविटी जो है बड़ी आकृति की मौजूद होती है। इस मेंटल कैविटी के आधार पर जब आप इसका डिसेक्शन करते हैं तब आप उस कैविटी की पोजीशन के बेसिस पर आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जंतु जो है बाहर से देखने में आपको एक जैसा ही दिखाई देता है, नर तथा मादा इसमें, लेकिन मेंटल कैविटी को खोलने के बाद आपको पता चलेगा कि इसके अंदर किस तरीके के जो ऑर्गन जो सिस्टम है वो इसका मौजूद होता है। यहाँ पर हमने ये भी चर्चा की कि इसमें क्या होती हैं, एक जोड़ी आई मौजूद होती हैं जो कि इंटीरियर सरफेस की तरफ मौजूद होती हैं। तो ये जंतु था जिसके एक्सटर्नल कैरेक्टर हमने पढ़े। इसमें एक बात और थी कि इसमें प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें डेवलपमेंट के लिए किसी भी रूप में कोई लार्वल स्टेज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जंतु जनन के समय क्या होता है, या तो तलहटी में चला जाता है या फिर माइग्रेट कर जाता है। जो आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाता है, या फिर एकदम तलहटी की तरफ ये ऐसे स्थान पर जहाँ पर ये किसी भी रूप में डिस्टर्ब न पाए, उन स्थानों की तरफ ये जाकर के जनन की प्रक्रिया करता है, संपन्न करता है, जिसमें कि हम कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष परिवर्धन जो है वो इसका प्रदर्शित होता है। तो ये थे इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगला सिस्टम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।